नमस्कार। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 50% महिला आरक्षण को लेकर कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद उस डेलीगेशन पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। काफी युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ। सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर यह उठने लगा कि कोई बीएसटीसी धारी ही नहीं था तो बीएसटीसी के हक में कैसे इस डेलीगेशन ने बात रखी होगी। हमारे हक में बात ही नहीं रखी गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और युवाओं में आक्रोश बढ़ा। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि उस बातचीत में बीएसटीसी धारी कोई था या नहीं था, असली क्या है। वो तमाम कह रहे हैं कि एक महिला बीएसटीसी धारी थी, लेकिन ज्ञापन कहीं पर भी साइन या कहीं पर भी ऐसा सामने नहीं आया। कहीं ना कहीं सस्पेंस है। लेकिन आखिर क्या उस डेलीगेशन में कोई बीएसटीसी धारी था या नहीं? यदि था तो बाद में बीएसटीसी के हक में बात रखी गई होगी, नहीं रखी गई तो कोई था या नहीं, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ में इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि आगे आपको क्या करना है, आगे की रणनीति को लेकर, धरना प्रदर्शन आंदोलन को लेकर। काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आप बातचीत में क्यों नहीं जाते, आप धरना प्रदर्शन में आइए, हमारी बात रखिए। आप रमेश रुयल को लेकर के आप बार बार ट्विटर पर टैग कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कुछ सलाह दी थी और मैंने आपको एक काम करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने भी वो काम नहीं किया। मैंने ट्विटर पर भी कहा था, जब सरकार धन्यवाद का प्रोग्राम कर रही थी, तमाम जगह से महिलाएं लड़कियां आ रही थी धन्यवाद उसका प्रत्युत्तर देने के लिए आपको कहा था, लेकिन वो किसी ने भी नहीं किया। मैंने ट्विटर पर भी लिखा, आपकी स्क्रीन पर है, और वीडियो में आप वीडियो पूरा सुनते नहीं है तो आपको पता नहीं लगा होगा, इसलिए पूरा वीडियो सुना करो। बहुत सारी बातों पर मैं चर्चा करता हूं और उसमें लंबा समय लगता है, इसलिए कौन सी बात कहां बोली गई, आप पूरा वीडियो सुनोगे तब पता चलेगा। आज इस वीडियो में मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई उसमें मुख्य क्या बात निकल के आई मोटा मोटी तौर पर, इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मातृत्व की भावना को लेकर मैंने खुलासा किया था कि सरकार का क्या मातृत्व की भावना जो कारण बता रही है लेवल 1 में लागू करने का, क्या वही है या पीछे बीजेपी पार्टी का कोई एजेंडा छिपा है, इसको लेकर मैंने कल चर्चा की। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर के जरूर देखें। आज इस बात पर चर्चा करूंगा कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय राजस्थान के शिक्षकों के अनुपात के बारे में क्या कह रहा है और भारत के अंदर महिला और पुरुष कितने शिक्षक हैं, क्या आंकड़े हैं, क्या वास्तव में महिलाओं का शिक्षा विभाग में प्रतिनिधित्व इतना कम है भारत के अंदर जहां पर इनको 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ सवालों को लेकर इस वीडियो में ये मैं खुलासा करूंगा। आप इसलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आए आप देखते रहें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कानूनी प्रावधान को लेकर कई वीडियो बनाए मैंने, आप चैनल पर सारे वीडियो देखोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो 7 सवाल हैं, जहां पर जो 7 सवाल मैंने कल वीडियो में जो पूछे थे, वो सवाल सरकार की पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करता है। वो वीडियो जरूर देखिएगा कल वाला, जो सरकार की पॉलिसी कटघरे में खड़े होती है। जिला और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन को लेकर भीड़ का क्या महत्व है, अनुमति को लेकर, और जो मनोज मीणा के आंदोलन को लेकर, 30 जून को होने वाले आंदोलन को लेकर, मतभेद को लेकर और कोचिंग वालों को लेकर, जो आशु सर को लेकर आप तमाम आरोप लिख रहे हैं प्रत्यारोप का, और ज्ञापन में मात्र एक आरक्षण की सीमा पर ही बातचीत हुई, बाकी चीजों पर कोई आधार उसमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे देख के ना निकले। और आप मेरे तमाम वीडियो को इतना शेयर कीजिए, तमाम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ताकि सभी के पास आवाज पहुंचे। जो चुपड़ी चुपड़ी बातें करके निकल जाते हैं उनके वीडियो ज्यादा पहुंचते हैं, और आप मेरे वाला शेयर करते नहीं है, देख के रह जाते हैं। असली कारण जनता के पास पहुंचता नहीं है, निराश होकर घर बैठ जाती है, क्या कोई आवाज ही नहीं उठ रही, सरकार तानाशाही कर रही, ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो सवाल है, जो शिक्षकों के आंकड़े भारत के और राजस्थान के रखने से पहले, आगे की रणनीति पर चर्चा करने से पहले 30 जून को लेकर के सबसे बड़े सवाल पर चर्चा कर लेता हूं। जो सवाल है
कि मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई उसमें क्या बीएसटीसी धारी कोई नहीं था क्या? यदि नहीं था तो बाद में कोई बात रखने वाला ही नहीं था। बात तो आपकी सही है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री जी से मिलवा रहे थे, जो सबसे बड़े नेता हैं, वो स्वयं बीएसटीसी धारी थे। यदि यह बात सरासर गलत है कि कोई बीएसटीसी धारी नहीं था, बीएसटीसी धारी था। सबसे बड़े नेताजी थे जो तमाम सालों का संघर्ष बताते हैं, और जो मुख्यमंत्री जी से बातचीत करवा रहे थे वो बीएसटीसी धारी थे। तो ये गलत है कि बीएसटीसी कोई धारी नहीं था। जब वो अपनी एक जवान से प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर करवा सकते हैं, और जब वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, राज उसी सरकार के हिस्से में है, उस पार्टी के हिस्से में है, जब एक जवान से करवा सकते हैं, जब बिना पार्टी का हिस्सा होते हुए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी जिस पृष्ठभूमि से जिस कोर्स को किया और उस पार्टी का हिस्सा है, और आपके साथ पुरुषों के साथ अन्याय होने देंगे? और स्वयं पुरुष हैं, और बीएसटीसी के हक की बात ना रखी जाए। या तो बयान से बाहर नहीं हुआ, यदि बयान से बाहर हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि आपके हक की बात ना रखी जाए। तो बीएसटीसी तो धारी था, और अब उन्होंने कितने आपके पक्ष की बात रखी वो तो आप उनसे पूछो। और वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम बीएसटीसी के पक्ष में बात करते हैं, बाल बांका नहीं होने देंगे, हमेशा युवाओं के लेवल 1 के पक्ष धर रहे हैं, तो जरूर रखी होगी, अब वो तो उनसे पूछिए। लेकिन बीएसटीसी धारी था। अब महिला थी या नहीं थी, ये सस्पेंस है। ज्ञापन में सिग्नेचर और वो देख करके लगता नहीं कि महिला थी, और आशु सर के और उनके वीडियो में एक कहीं आ रहा था कि शायद नहीं थी, और बाकी पता नहीं, वो लोग तो कह रहे थी। अब बात आती है कि आगे क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति को लेकर। मैंने पीछे भी कई बार वीडियो में कहा है कि आपको जो भी जहां भी धरना प्रदर्शन हो वहां पर पहुंचे। आपको तमाम संगठन नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने काम से मतलब है। मैंने पीछे भी कहा, जब भी जो भी संगठन नेता आपको बुलाए वहां धरना प्रदर्शन में पहुंचे। मैं आज भी यही कह रहा हूं। जो 30 जून को जो हो रहा है, बाकी मैं यूट्यूब पर अपडेट दे दूंगा, पोस्टर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जुड़े रहिएगा चैनल से, किस जगह पर कितने बजे, तो वहां पर आप पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाइए। एक सवाल आया कि रमेश रुएल को लेके जाते आप वार्ता में, आप 30 तारीख को आइए, आप हमारी बात रखिए, आप संघर्ष पर आइए, ये तमाम चीजें हैं। उन चीजों पर हनुमान किसान जी को भी आपने कटघरे में खड़ा किया इस सवाल पर। उन्होंने ट्विटर पर भी कहा और वीडियो में भी कहा कि मैंने रमेश रुएल जी को फोन किया था। हाँ, ये बात सत्य है। मेरे पास मुख्यमंत्री जी से जब कल बातचीत करने जा रहे थे, उससे पहले दिन शाम को मेरे पास फोन आया था हनुमान किसान जी का। इस बातचीत के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बातचीत हुई उनसे, बातचीत के दौरान जो उनके बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि काफी डेडिकेटेड है इस पॉलिसी के खिलाफ, और वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण वापस हो। अब ये नहीं पता उनके साथ क्या षड्यंत्र हो जाए, कौन उनके साथ राजनीति कर रहा है, राजनीति के शिकार हो जाए, या उन्हीं की राजनीति खत्म करने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हो, इस चीज का मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनकी मंशा जो मुझे बातचीत के दौरान लगी वो काफी साफ और स्पष्ट लगी। आगे का मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे ये कहा कि कल मुख्यमंत्री जी की बातचीत में वार्ता के लिए नहीं बोला था। उन्होंने मुझे कहा कि 30 जून को जो आंदोलन होगा उसमें मुझे अनशन भी करना पड़ सकता है और मोर्चा संभालना पड़ेगा, तो आप उस दिन वार्ता के लिए आप आए, और आप जो डेलीगेशन में जाएं तो आप वार्ता को लीड कीजिए, और अधिकारियों को जो है बातचीत होगी उनको आप समझाने में सक्षम होंगे, आप काफी नॉलेज है। मुझे इनवाइट किया, इसके लिए हनुमान किसान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करता हूं। काफी अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत वाली के लिए मुझे नहीं कहा था, मैं स्पष्ट कर दूं। मुझे 30 जून को आने के लिए कहा था, और उस दिन वार्ता के लिए और उससे आगे की वार्ता के लिए संभालने के लिए कहा था।
मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा था कि मैं 30 जून वाली में वार्ता में नहीं आ सकता और मैं नहीं संभाल सकता। साथियों, मैं इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं बाकी बिंदुओं पर भी आऊंगा, जोड़े रहें। बीएसटीसी बीएड विवाद का धरना शहीद स्मारक पर लगभग 2 महीने चला। मैंने कभी भी उस शहीद स्मारक पर मैं नहीं गया धरने प्रदर्शन में। जब हाई कोर्ट से केस जीते थे, उन लोगों ने बुलाया, तब एक धन्यवाद के प्रोग्राम में जरूर गया था मैं शहीद स्मारक पर कुछ घंटों के लिए। जब लास्ट दिन जो धरना खत्म कर रहे थे, मेरी बातचीत होती थी, क्या सरकार जवाब दे रही है वो मुझे बताते थे, मैं अपना ओपिनियन उनको देता था और वो सलाह मशुरा मेरे से होता था, मैं उनको राय जरूर देता था। लेकिन मैं कभी वहां पर गया नहीं। और मैं बहुत बार वीडियो में स्पष्ट भी किया है कि मैं कोई बेरोजगार संगठन ना बनाना चाहता, ना मैं नेता बनना चाहता बेरोजगारों का, ना मैं राजनीति में आना चाहता। तमाम चीजों को लेकर मैंने बहुत बार स्पष्ट किया है। मैं कुछ चीजों में सैद्धांतिक आदमी भी हूं, इसलिए मैं किसी भी धरना प्रदर्शन में आज तक गया नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। और कोई बातचीत वार्ता हो, चाहे सरकार से कोई भी हो, क्योंकि जिनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो उन लोगों को लीड करना चाहिए, सीखना चाहिए। पहली बार जाएंगे नहीं सीख पाएंगे, दूसरी बार बात रखेंगे, सुधार करेंगे, लीडर बनेंगे और सीख जाएंगे। जो भी जिस तरीके से मेरे से हेल्प होगी, मैं यूट्यूब पर आपको गाइड बताता रहूंगा, फोन पर बता दूंगा। जो मेरे पास आंकड़े तथ्य आएंगे, पॉइंट आएंगे, वो मैं रखूंगा। धरना प्रदर्शन पर शामिल होना, और उसमें ये तो मैंने कुछ चीजें सामान्य बताई, कुछ मेरे लिमिटेशंस भी हैं जिन पर मैं इस प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना उचित नहीं समझता। जहां पर मुझे काफी लिमिटेशंस के दायरे में मुझे पाबंद हूं मैं इन चीजों में आने के लिए। जहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं उन पर, चाहे लो हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे तमाम जो भी हैं, मैं उन पर यहाँ पर मैं चर्चा करना उचित नहीं समझ सकता, इसलिए मैं आना नहीं चाहूँ। मैं सहयोग करूंगा, जो भी होगा। मुझे किसी नेता से, कोई लीडर से आपत्ति नहीं है, कोई भी हो। कोई फोन पर नहीं पूछेगा तो जो मुझे चारों ओर से सूचना मिलेगी उस हिसाब से मैं यूट्यूब पर दे दूंगा। कोई अपने आप, हो सकता है कि किसी का एटीट्यूड ज्यादा हो, ईगो लेवल ज्यादा हो, तो यूट्यूब से देख ले, मुझे कोई उसमें परहेज नहीं है। मैं बहुत इस बात से मुझे कोई वो नहीं है कि वो तो वो चीजें हैं। तो इसलिए मैं उनको मना किया था और मैंने कहा था इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। और आप बाकी बहुत सारे इतने लोग आएंगे तो काफी लोग टैलेंटेड आएंगे, संभाल लेंगे। और हर चीज सीखने से सीखा जाता है, कोई भी जन्म से ही एक्सपर्ट नहीं होता है। जब ठोकरे खाते हैं तो सब सारी चीजें सीख जाते हैं। जब मैं बीएसटीसी विवाद में ही कभी वार्ता करने, धरना प्रदर्शन पर नहीं गया, चाहे तमाम आंदोलन होंगे 50,000, कभी नहीं गया। मैं कवरेज करने के लिए भी नहीं गया। जो मुझे सोशल मीडिया जो पर्सनली भेजता है उसी को, वीडियो को दिखाता हूं, क्योंकि मेरा एक काम जो पब्लिक में जो अन्याय हो रहा है उसको आवाज उठाना और दिखाना, एज ए मीडिया इंडिपेंडेंट फॉर्म के रूप में मेरा दिखाने का काम है, वो मैं करता हूं। जिसमें मुझे कोई किसी से पक्षपात या भेदभाव के तरीके से नहीं दिखाता। जो सरकार की नीति होती है उसकी आलोचना, कटघरे में सरकार से सवाल खड़े करना, वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं निभाता हूं। अब जो बात आती है जिला और तहसील स्तर पर, आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए। आप पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब जब किसी भी भर्ती या किसी भी चीज को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ है जयपुर में, उसके लिए पहले जिला और तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए गए, रैलियां निकली हैं, धरने हुए हैं, और वो होना चाहिए। इससे माहौल बनता है और नीचे स्तर तक संगठन मजबूत होता है और नीचे स्तर तक जनता जुड़ती है। तब आप स्टेट लेवल तक लेके आओगे तो बहुत सारी भीड़ होती है। और लोकल न्यूज़पेपर में छपता है तो लोकल विधायक जो नेता है वहां पर आवाज पहुंचती है और मीडिया में आता है और तमाम चीजें होती हैं। तो ये होना चाहिए। और एक जिला तहसील स्तर पर आंदोलन, धरना, रैली निकालना भी आसान होता है, वहां पर इतनी धाराएं और पुलिस सख्त भी नहीं होती हैं। तो ये भी सारी चीजें हैं। और मैंने एक वीडियो में ट्विटर पर कहा था कि सरकार को जवाब देने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
वो किसी ने नहीं किया। पीछे के वीडियो में देख लेना, मैंने क्या बताया था, ट्विटर में लिखा था, अपनी माताएं बहनें पत्नी से आप इस सरकार की पॉलिसी के खिलाफ में आप वीडियो बना करके सरकार को बताएं कि महिलाएं खुश नहीं है, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। और उसके बाद चाहे मेरे ऊपर आरोप लगाओ या कल डेलीगेशन गया उस पर आरोप लगाओ या किसी और संगठन पर आरोप लगाओ, मनोज मीणा पर लगाओ, किसी पर भी लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया को कटघरे में खड़े करने से नहीं होगा। पहले खुद घर से बाहर निकलो, खुद मजबूत बनो, खुद काम करो। जो बता रहे वो काम नहीं कर रहे, मैसेज टाइप करने से या कमेंट करने से कोई समाधान नहीं होगा और अकेला आवाज कोई वो नहीं। 7 सवालों को लेकर कल वीडियो बनाया था, वो जरूर सुनना। उसमें से एकमात्र ही सवाल ज्ञापन में लिखा गया था, महिला आरक्षण की सीमा वाला। अब बात आती है भीड़ का महत्व। चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन कर ले, जैसे 20 तारीख को हुआ था, शायद उसमें 200 300 400 लोग आए थे, 300 होंगे 400 लोग होंगे, इससे इतने से नहीं होगा। जब नेता भी तब मजबूत होता है जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि अपने पीछे भीड़ कितनी है। वो सरकार से उसी दबंग से तरीके से, बुलंद तरीके से आवाज तभी करेगा, छाती तभी ठोकेगा जब उसके पीछे भीड़ होगी। जब देखेगा कि 15-20 है, 100-200 है, तो वो भी उसी हिसाब से बात करेगा। जब 5000 भीड़ होगी तो वो सरकार की टेबल बजाएगा कि ये अन्याय हो रहा है। उसको पता है कि जनता मेरे पीछे है और भीड़ के बिना कुछ नहीं होगा। अनुमति की बात आती है, मनोज मीणा जी ने जो आंदोलन किया था, बहुत अच्छा आंदोलन किया था, मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ, सरकार जगी। क्या होता है कि जब तक कोई कूच नहीं करोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तो मीडिया हाईलाइट नहीं होता है। पुलिस का लाठी चार्ज या वो नहीं होता है तो मीडिया में मुद्दा हाईलाइट नहीं होता है और सरकार तक हिलती नहीं है। जो एसी में कमरों में बैठे हैं उनको क्या पता क्या चल रहा है। जब मीडिया में आता है कि ये हो रहा है और इतना आक्रोश हो रहा है, तो वो उनका अच्छा था। और जिला तहसील स्तर पर वो तमाम चीजें उठाई, वो अच्छा था। सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। मनोज मीणा जी का भी काफी अच्छा था, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अलग अलग संगठनों के मतभेद होंगे, कोई किसी को गलत या सही कह रहा होगा, मुझे कोई वो नहीं है, वो उनकी पर्सनल रीजंस होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि सभी का सही है और सभी सही तरीके से कर रहे हैं। मतभेद होंगे। अनुमति वाली बात है कि जब सरकार अनुमति देती है तो एक पेज में लगभग सुबह 10 बजे 9 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक देती है, अनिश्चित काल के लिए कभी देती नहीं है। उसके लिए जब भीड़ होती है ना 5000 की, तब वो अपने आप अनिश्चित काल बन जाता है और जनता ठोक लेती है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। और 100-200 में अनिश्चित काल में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब आपका धरना प्रदर्शन चलेगा ना, पुलिस आपको रात को खाना खाओगे वो खाने की प्लेटें भी गिनेगी। वहां पर आईबी भी होती है, पूरी रिपोर्ट जाती है सीएम और होम मिनिस्ट्री में, कितने बच्चे आए हैं और आज कितने रात को रुके, क्या बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है। तो इसलिए आप सोचते हो कि सरकार को पता है, तुरंत पुलिस से इनपुट जाता है कि भीड़ में कितनी आई है, कितनी जनसंख्या है। जब बीएसटीसी ने 2 महीने जब आंदोलन किया था शहीद स्मारक पर, तब उन्होंने मात्र पुलिस को एक एप्लीकेशन दी थी, उनको पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन संख्या और भीड़ थी, बैठ गए धरना प्रदर्शन और अनिश्चित काल चला दिया। बिना अनुमति के बैठे थे 2 महीने। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर भीड़ होती है, उससे ताकत मिलती है, नेता और दबंग तरीके से आवाज उठाते हैं। जब सरकार नहीं मानती है, तमाम एजेंडे गांधी तरीके से और तमाम तरीके से कूच के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं मीडिया में हाईलाइट आंदोलन को करने के लिए। और बीएसटीसी का जो सबसे बड़ा सीएमओ कूच की तरफ जब बाहर निकले थे, वो कितना वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होता है, कितना हाईलाइट था। अब उसको कोई कहे कि सीएमओ कूच करना है गलत है, शांति, बहुत सारी चीजें आंदोलन जो लोग करते हैं उनको मालूम होता है कि, और जो पीछे इतिहास में उनको देख लीजिए। अब आप तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, कितने कोचिंग वाले हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। आशु सर ने दिया तो शुरू, गए तो शुरू, आवाज तो उठा रहे हैं, लोगों को एकजुट तो कर रहे हैं। आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो बंदे पहली बार गए और मुझे दोनों तीनों चारों सबके वीडियो सुनने से मुझे लगा कि मात्र एक मांग तो नहीं थी। मुख्यमंत्री जी के सामने कई बातें हुई हैं, अब जो अंदर हुई हैं सारी चीजें बाहर नहीं आती हैं। जैसे रीट का एक ही हो, तमाम चीजें एक संदेह में आता है कि एक बड़ा सा कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, चाहे ओरली हो या कैसी भी हो, कुछ ना कुछ तो कई मुद्दों पर बातचीत होती है। सिंगल एक मुद्दे पर होती है तो अलग होती है।
जब आप एक लंबा चिट्ठा लेकर जाओगे तो बाद में थोड़ा वो मांग ढीली पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, कोई साथ तो दे रहा है। भले ही कोई मनोज मीणा जी के आंदोलन की आलोचना करे, उनके आंदोलन करने की नीति तरीके को गलत बताए, मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं उस चीज को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज मीणा जी को, वो काफी एफर्ट कर रहे हैं। उनके साथ योगेश यादव हैं, जिला स्तर पर जो वो कर रहे हैं वो भी एक काफी अच्छा संगठन, मजबूत जनता को जागरूक होने का है। जो 20 जून को किया वो भी काफी अच्छा था। अब किसको लेकर गए, कौन लेकर नहीं गए, वो एक मतभेद है, उन चीजों को आप छोड़िए। वो सारी चीजें अलग, एक संगठन के सारे संगठन अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीति, वो तमाम चीजें, तो वो कभी आज तक कोई भी वो एक नहीं हुए हैं। लेकिन वो काफी अच्छा कर रहे हैं मनोज मीणा जी। भले ही उन पर कुछ भी कैसे भी लगाए, उनको कुछ भी कहें, लेकिन मैं उनको किसी भी तरीके से गलत नहीं मानता। क्योंकि बीएसटीसी ने जो आंदोलन किया था जयपुर में, बिना अनुमति के किया था, चाहे बीजेपी कार्यालय का घेराव किया हो, चाहे शहीद स्मारक पर धरना दिया हो, चाहे शुरुआत में दिया हो, सारे ऐसे ही किए थे। हाँ, उसमें कुछ एफआईआर हुई थी, और लेकिन मीडिया में हाईलाइट होना और मुद्दा तभी होता है आप जब सरकार के नियमों के अनुसार करोगे ना धरना प्रदर्शन, तो उसके जब नियम पढ़ोगे ना, तो वहां ना माइक ले आ सकते, ना वो कर सकते, ना ये इतनी पाबंदियां होती हैं कि मतलब जैसे बिना धरना प्रदर्शन के आप चुपचाप बैठ करके पार्क में घूम के आ जाओ, वैसा ही तो होता है। लेकिन उससे सरकार के एसी में बैठे लोगों के पास आवाज कैसे पहुंचेगी? लेकिन ठीक है, अनुमति होती है तो एक आपके पास लीगल राइट होता है, वहां आकर के आपको उस टाइम पीरियड के दौरान कोई ये नहीं कह सकता आप यहाँ कैसे बैठे हैं। उसके बाद आपको अनिश्चित काल करना होता है, तब वो भीड़ होती है तभी हो पाता है, 100-200 में नहीं होगा, ये बात भूल जाना। और ये बात याद रखना, यदि 30 जून को होने वाले आंदोलन में 100-200 500 1000 में चाहेंगे कि हमारा वो हो जाए मजबूत, चाहे मुझे कटघरे में करना, चाहे हनुमान किसान जी को करना, चाहे मनोज मीणा जी को करना, चाहे तमाम नेताओं को करना, कोई कुछ नहीं करे। जब 5000 लोगों की भीड़ होगी तब ही आंदोलन नेता मजबूत होंगे, आवाज सरकार और सिंहासन हिलेंगी और आपकी बात सुनेंगी दबंग तरीके से सभी बिंदुओं पर, अदरवाइज कोई नहीं होने वाला है। मैं वो सारे पॉइंट पीडीएफ नोट में बना करके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, उनको टाइप करके आप डाल लेना। हमारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे वीडियो में डिटेल से समझाया, आप समझोगे सारी समझ में आ जाए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन किसी को ना समझ में आए, जो बातचीत करने जाए, तो मेरा एक ओबीसी रिजर्वेशन पर वीडियो बनाया हुआ है पीडीएफ में, उसको समझ लेना, फोन पर बता दूंगा। और वैसे आप लोग, मुझे मालूम है इतना तो आता है, आप समझ लेंगे। और ये बात एक वायरल होता है कि विधवा परित्याग, ये इसी में महिला में काउंट किया जाए, हमेशा से महिला आरक्षण से उसी के अंदर से दिया जाता था। ये गलत एक वो वायरल करते हैं फोटो, उसी के अंदर से लगता था वो पहले भी, जब 30% भी था। तो ये जो भी 30 जून को आंदोलन हो रहा है, सभी भाग ले और सहयोग करें, और जब आपकी भीड़ होगी तभी कुछ काम होगा, नहीं होगा। भले ही आप किसी को गाली या दोष देते रहना। कोर्ट से मैंने कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता दिए, मामला बहुत टफ होएगा, इसलिए सरकार को अभी बैकफुट पर ले आएंगे। जब मुख्यमंत्री जी जैसे कहा कि वार्ता में, अभी सरकार आ सकती है बैकफुट पर, ऐसी बात नहीं। एक कल वार्ता में आया कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चुनाव नहीं है। जब बीजेपी की केंद्र में झटका लगा तब रेलवे की लोको पायलट में भर्तियां बढ़ा दी, ग्रुप डी में आ रही हैं, पैरामेडिकल में नहीं निकाल रहा था, उसमें भर्तियां निकाल रहा है, जो संविदा पर देने जा रहा था वोट की चोट में। और बीजेपी को ऊपर से नीचे तक मैसेज दे दिया कि आगे राज्यों में भी हार जाएंगे और पता नहीं सरकार कब गिर जाए, बहुमत है नहीं, गठबंधन टूट जाए, चुनाव हो जाए, तो भर्तियां निकालो, राज्यों में निकालो, केंद्र में बढ़ा रहे हैं। एसएससी का देखिए कितना आया। ये चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी को समझ में आ गया कि युवा में शक्ति कितनी है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, चुनाव तो नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो तमाम चीजें बढ़ रही है ना। रेलवे लोको पायलट में सीधे 18,000 कर दी 5,000 से। उस समय आंदोलन हुआ, मांग उठी, तब लिट गए थे कि किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेगी, हम हर साल निकाल देंगे, भर्ती नहीं है, पद खाली नहीं, अब सारे हो गए ना। और ये अखबार में भी पढ़ ली, इसलिए वो सारों लोगों को मालूम है कि वो क्या चुनाव है क्या नहीं है। उपचुनाव, नगर पालिका, पंचायती के चुनाव बहुत सारे आगे आने हैं। तो ये तमाम चीज, ये तमाम मैंने आप मेरे
चीजों को सुनेंगे, मैंने ये सामान्य चीजों पर चर्चा करी है जिसको लेकर के कई वीडियो आपने देखे हैं। मैंने लगभग चीजों पर पॉइंट पर चर्चा करी है। जो मूल बिंदु है शिक्षकों के वाले भारत के अनुपात वाले पर तो मैं आऊंगा। मैंने मातृत्व की भावना पर कल मैंने वीडियो बनाया जिसमें एनटीटी भर्ती और तमाम को लेकर मैंने खुलासा किया, वो आप देख लेना डिटेल से। अब बात आती है कि शिक्षकों की संख्या को लेकर भारत सरकार के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है 2021-22 की, काफी पेज की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से बताऊंगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के। पूरे भारत में टोटल टीचर्स कितने होंगे? 95,71,023 हैं, आपके स्क्रीन पर है, जिसमें फीमेल 48,76,000 फीमेल है और मेल है 46,30,000 टीचर। अब बताइए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत में कम है क्या शिक्षा विभाग में? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं और ये शिक्षा विभाग का भारत का डेटा है। अब क्या कहेंगे इनको? इसीलिए मैंने मातृत्व वाली भावना का खुलासा किया था कि बीजेपी का एजेंडा हो सकता है वोट बैंक का, क्योंकि एनटीटी प्री प्राइमरी में लागू नहीं करना क्या दर्शाता है? क्या प्री प्राइमरी में मातृत्व भावना नहीं चाहिए? एनटीटी बाल विकास विभाग में आती है, शिक्षा विभाग में नहीं आती, बट नर्सरी टीचर जो आपकी एलकेजी से लेकर के क्लास 2 तक है। अब मैं दूसरा डेटा रखना चाहूंगा जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर उस रिपोर्ट का 2021 की 22 की रिपोर्ट है। उसके बाद तो और भी भर्तियां हुई हैं, आपको मालूम है, काफी समय गुजर गया, राजस्थान की 2 भर्तियां हो गई। प्री प्राइमरी का डेटा मैं राजस्थान का रखना चाहूंगा। प्री प्राइमरी का ये ऑल टाइप के मैनेजमेंट के अंडर में है। ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट में जो आपकी प्री प्राइमरी में जो आपकी महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं? टोटल 6,001 लोग काम करते हैं टीचर्स में प्री प्राइमरी में। उसमें मेल मात्र 513 है और फीमेल 5488 है। यह भारत सरकार का डेटा, ये प्री प्राइमरी में प्रतिनिधित्व। आप आंगनवाड़ी, सुपरवाइजर, एएनएम सब में महिला और प्री प्राइमरी में देख लीजिए कौन काम कर रहा है। उसके बावजूद भी 30% देने के बावजूद भी देख लीजिए सारी महिलाओं को। प्राइमरी के अंदर टोटल टीचर हैं वो 2,11,737 हैं। ये 2021-22 की रिपोर्ट है। ये राजस्थान की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन पर है। बाकी राज्यों के, पूरे भारत के सभी राज्यों का डेटा है। उसमें मेल के 1,13,812 और फीमेल है 97,921। प्राइमरी ऑल टाइप मैनेजमेंट की स्कूल में मेल कितने? 1,13,812, फीमेल कितनी? 97,921। कितना सा अंतर है? लगभग आपका 16-17 हजार का होगा, 16,000 का, इतना ही तो। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 45% से ज्यादा महिलाओं का अनुपात है। और लिंगानुपात कितना है? बराबर तो है ही नहीं, महिलाएं पुरुष बराबर होते तो लड़के कुंवारे थोड़ी रहते, लिंगानुपात डाउन थोड़ी होता। अब बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है ये। और पूरे भारत में देखेंगे तो महिलाएं आगे हैं, क्योंकि 48.76 लाख पूरे भारत में फीमेल टीचर हैं। मेल कितने? 46.30 लाख हैं। अब महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है, लेकिन कमाल है। अब बात आती है, ये रिपोर्ट का 55 नंबर पेज पर है और ये जो आपके स्क्रीन पर है पेज नंबर 56 पर प्री और आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में टोटल टीचर है 93,762। 2021-22 की बात कर रहा हूं, राजस्थान की। आपको मालूम है स्कूल 2 प्रकार के, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो ये प्राइमरी और उच्च प्राथमिक दोनों की बात कर रहा है, जिसमें ओनली प्राइमरी का मैंने डेटा बता दिया। अब जो प्राइमरी और उच्च प्राथमिक, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उनका डेटा है, उसमें 93,762 टीचर हैं राजस्थान में। उसमें मेल है 52,087, फीमेल है 41,675। ये डेटा आपके स्क्रीन पर है। अब बताइए किसका प्रतिनिधित्व कम है, किसका प्रतिनिधित्व लगभग बराबर आ तो रहा है 45, और दिनों दिन बढ़ रहा है। जब आपका ईयर वाइज इनका आकलन जब विश्लेषण करेंगे
सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी उनके आगे पेज नंबर 57 पर है। ये मैंने ऑल टाइप मैनेजमेंट वाला दिखाया। अब मैं बात आती है प्राइमरी वाले डेटा पर। प्राइमरी वाले डेटा पर बात आती है जो पेज नंबर 58 पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट में गवर्नमेंट स्कूल्स का, वो ऑल टाइप मैनेजमेंट वाली थी, अब गवर्नमेंट स्कूल्स का टोटल 1,79,779 टोटल टीचर है इन प्राइमरी। राजस्थान में स्कूल दो प्रकार के, मैं ओनली प्राथमिक तक की विद्यालय बात कर रहा हूँ। उच्च प्राथमिक में भी टीचर लगते हैं, बीएसटीसी वाले प्राइमरी, उनकी बात नहीं कर रहा, ओनली प्राथमिक विद्यालय। उसमें जो टीचर हैं वो टोटल है 1,79,779। उसमें मेल है 86,971, फीमेल है 52,808। लगभग 40% के समथिंग आंकड़ा तो है। ये 2020-21 का है। उसके बाद 21 की भर्ती होगी, 23 की भर्ती होगी। दोनों भर्तियों में आंकड़े बढ़े हैं, घटे नहीं है। उन दोनों का तो आंकड़ा है नहीं, उसका आएगा आंकड़ा तब मैं वीडियो और लेकर आऊंगा। डेटा जुगाड़ रहा हूं, मांग रहा हूं। तब तक आप चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट डेटा को लेकर के और कंपैरिजन टेबल लेकर के आऊंगा। ईयर वाइज कैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व है अपने आप बढ़ रहा है। अब आता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी का डेटा, जिसमें टोटल है वो आपके 41,502 है। उसमें मेल 27,254 और फीमेल 14,248। और उसके बाद के आगे डेटा और बढ़ रहे हैं। आगे की भर्तियों का डेटा तो ऐड ही नहीं हुआ। ये मैंने भारत सरकार के शिक्षा विभाग का रखा। ये इसलिए रखा, इसमें दो चीजें स्पष्ट हुई। जब 30% आरक्षण है तब 40% से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में लगभग 40% आ रहा। तो आप 50% दे देंगे तो 60% पहुंचेगा। दूसरा इसमें एजेंडा जो आपका है कि दिनों दिन संख्या बढ़ रही है, दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। अब बात आती है, एक आशु सर के वीडियो में एक बात निकल करके आई, वो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है कि 1000 जैसे भर्ती, उसमें 500 महिला 500 पुरुष। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा कहा। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। इसमें दो प्रकार के एजेंडे हैं, जहां पर सरकार एक प्रकार से किस प्रकार से गुमराह करेगी और क्या होता है और नियमों में क्या प्रावधान। सरकार ने अपने कहा कि हम रिजर्वेशन 33-30 या 30% से बढ़ाकर 50% कर रहे हैं। वुमेन का रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल बढ़ाएंगे 50%, तो ये तो कहीं नहीं लगता कि 500 भर्तियां महिलाओं के लिए, 500 भर्तियां, 2 विज्ञापन जारी होंगे जिसमें प्योर महिलाएं आवेदन करेंगी। एक ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने जो पंचायती राज में संशोधन के लिए जो इनके ज्ञापन आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि हम ये कर रहे हैं। तो बाद में चाहे 500 का अलग से महिलाओं का ज्ञापन जारी कर दे और 500 पुरुष का जारी कर दे, वो दोनों कर दे, चाहे एक साथ जारी कर दे, उसमें हॉरिजॉन्टल 50% महिला रिजर्वेशन लगा दे। कौन सा भी तरीका अपना ले, गाड़ी वहीं आएगी। चरबर खेली आपने कभी? जो चली है चाल वहीं आकर अटकेगी। कैसे अटकेगी? जब आप 5,000 सीटें उसमें से 500 महिला की कर दो, 500 पुरुष की कर दोगे, ठीक है, बात मान ली। एक्स सर्विसमैन में 99% पुरुष ही हैं। आप स्पोर्ट्स कोटे में लगभग पुरुष हैं, तो महिला जो पुरुष हैं उनके 50% में लगेगा तो वही लाभ। नुकसान तो उन्हीं के, उसमें बाद में ओबीसी वो और लग जाएगा। 500 गई ना 1000 में से, अलग अलग विज्ञापन जारी कर दो, चाहे दूसरे तरीके से आ जाओ। क्योंकि 21% का 12% हो गया, 4% हो गया, अलग अलग भर्ती निकालो, तो जो फ्रेश युवा है मैक्सिमम, उनके तो कुछ भी नहीं आएगा। अब जो दूसरा जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि 1000 सीटों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई किया जाता है, जैसे एक्स सर्विसमैन ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला था, उस समय उस कॉन्सेप्ट को समझाया था मैंने। उस कॉन्सेप्ट में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का आप वर्टिकल रिजर्वेशन में ये हॉरिजॉन्टल अप्लाई करते हैं वर्गवार। जनरल का 50% महिला, ईडब्ल्यूएस का 50%, एससी का 50%, एसटी का 50%, ओबीसी का 50%, एमबीसी का 50%, ऐसे करके आप टोटल करेंगे तो ही 500 सीट आएंगी। आप चाहे 500 सीट का विज्ञापन अलग जारी कर देना,
गाड़ी वहीं आएगी, कैसे भी खेल लो। ये गुमराह करने के लिए कर सकते हैं कि हम महिलाओं के लिए 500 सीटें अलग से जारी करेंगे और पुरुषों के लिए अलग से। ये एक सिंपैथी के लिए ये एक एजेंडा लेकर आ सकती है बीजेपी, ताकि जनता में आक्रोश पैदा नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे युवा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते और ये अप्लाई कैसे होता है। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तमाम जो वुमेन महिला आरक्षण, स्पोर्ट्स कोटा, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन आरक्षण, ये अप्लाई कैसा होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। इनको पता है, ये बहुत टेढ़ी खीर है, नहीं समझते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, उसको वैसे गुमराह करेंगे। लेकिन इनका कानूनी प्रावधान तो यही कह रहा है कि हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बढ़ाए। हो सकता है कि विज्ञापन वैसे जारी, गाड़ी कहीं से घुमा करके लाइए, सीटें 500 ही आएंगी, चाहे वैसे अप्लाई कर दीजिए चाहे वैसे जारी कर दीजिए, बचेगा कुछ भी नहीं। ये नुकसान हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को सीएमओ को जवाब देना चाहिए था, एक पेज पर टेबल बना करके एग्जाम्पल उन्हीं का जवाब उन्हीं को मिल जाता, आगे मिलना चाहिए, दोनों टेबल होनी चाहिए। जब वो कहें कि सब हम 500 सीटें महिलाओं के लिए अलग से विज्ञापन, आपको 500 सीटें अलग से देंगे एज ए एग्जाम्पल, तो उनको कह दीजिए ठीक है ये मिल गई, आप इसमें हॉरिजॉन्टल लगाइए सर, तब भी इतना ही जाइए, इतना ही आ रहा है। आप वर्गवार लगा लीजिए 50-50% महिला, तब भी 500 ही आ रहे हैं। इसमें लगाएंगे तब भी आएंगे, इसमें लगाएंगे 500 पुरुष आएंगे, उसमें 21% ओबीसी में आप लगा दीजिए, 12.5% एक्स सर्विस में, 4 वो 21 में से बचा क्या, ये बता दो, घटा दो, गणित लगा लो, बात वहीं आनी है, कहीं घूम करके आ जाइए, बैठना उसी कुर्सी पर है। तब उनको समझ में आ जाएगा कि ये निर्बुद्धि नहीं है, ये दिमाग लगाकर स्टडी करके आए हैं, बहुत दिमाग लगा। वो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बातचीत वालों के लिए। तो ये तमाम चीजों को लेकर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब ये बहुत सारे वीडियो में समझ में नहीं है, लोगों के वीडियो पूरा देखते नहीं है। अब इन चीजों का कोई इलाज नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। आप चैनल पर जुड़े रहें, जो भी धरना प्रदर्शन जो भी बुलाए उनमें सभी में जाएं, आप स्वयं जाएंगे वहां, सारे लोग पढ़े लिखे, सारे लोग बात रखेंगे, नेता भी मजबूत होगा, कुछ नहीं दबेगा, कोई षड्यंत्र नहीं होगा, सरकार के पास आवाज पहुंचेगी, सरकार बैकफुट पर है। हाँ, एक ये चीज इस बात की मैं गलती मानता हूं, जो डेलीगेशन गया था और जो मिल के आया था, उसने बाद में कहा कि एज ए जो मुख्यमंत्री जी से वार्ता के अंदर जो मुख्य तौर पर एक सूचना देने का ही काम निकला कल वाले में, कि लेवल 1 में लागू होगा, बाकी में न लागू नहीं होगा। इससे आंदोलन को कमजोर और जनता के आक्रोश को लगभग युवा को ठंडा करने का, और यह भी बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगे ये राजनीतिक पार्टियां, इनका कैसा भरोसा कर सकते हो, मध्य प्रदेश का जीता जागता उदाहरण है, वहां कैसे लागू कर रखा है सभी वर्ग में। आप ये स्वयं आंदोलन को कमजोर कर दिया लोगों को। कैसे आपने कह दिया कि आपको लिखित में दिया है, बंद कमरे में हुई है, कौन सी मीडिया में आया है, तो कैसे मान सकते हैं। जब आप वो दैनिक भास्कर अखबार का कह रहे हैं, वो तमाम कह रहे हैं, तो आप भी तो उनको रखते कि भास्कर ये भी कह रहा है सभी भर्तियों का। तो ये तमाम चीजें हैं, एक सूचना निकल कर काम में आई। उसमें देखो ऐसा होता है कि जब 5000 की भीड़ आएगी ना, जो वार्ता करने जाओ, तब आपका नेतृत्व, आपकी टीम मजबूत होगी, आप टेबल बजाकर बात करेंगे। टेबल बजाकर मतलब एक काफी एफर्ट के साथ बात करेंगे मजबूती से। और जब आप आगे से किसी के रेफरेंस से जाएंगे, तो वहां पर मीठी चुपड़ी ही बातें होती हैं, वहां आप दबंग तरीके से नहीं रख सकते, सामने वाले का ही दबंग रवैया होता है। और जब आपका होता है ना, तब सीएमओ बोलता है वार्ता के लिए लाओ, ये बहुत मामला गड़बड़ हो, तब आपकी आवाज पूरी तरीके से सुनी जाती है, सारे पॉइंट सुने जाते हैं। कल बेरोजगार आयोग पर भी चर्चा हुई, कुछ जगह सुना, पता नहीं कौन कौन सी पर, अब उसमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सूचना आई उससे। ये सूचना नहीं देनी चाहिए थी, कल को लागू कर दिया, आगे भविष्य में तो आप कटघरे में हो जाएंगे लोग। और एक भर्ती में लागू हो गया, मैंने कल भी कहा था, अल्ट्रा वायरस संविदा भर्ती का सिस्टम देख लेना, एक भर्ती में आया था, उसके बाद क्या हुआ, क्या गारंटी है। ये एकमात्र सूचना देने का काम था कि हाँ ये हो। मैं आलोचना नहीं कर रहा, उन्होंने एफर्ट किया, वार्ता की, कम से कम वहां तक बात पहुंची। पहले जो आंदोलन हुआ उनसे भी सरकार में हलचल तो बढ़ी, और वो भी किसी के माध्यम से गए, वो बीजेपी के नेता थे, अब बीजेपी के नेता मिलवा रहे हैं, आप कैसे दबंग तरीके से बात होगी, जैसा होगा उसी हिसाब से उनसे पीछे चलना पड़ेगा। अब बीएसटीसी के थे तो बीएसटीसी की बात तो रखी गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन
हनुमान किसान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने फोन किया था और मैंने उनको बातें बताई थी। मुझे उनका लगा था जब आप सभी लोग होंगे ना तो कोई षड्यंत्र नहीं होगा, आप उनको साथ दें, कोई आप बात रख रहा है, जो भी नेता जो भी जहां कहे वहां पर उनके साथ होइए, आंदोलन अपनी आप अपना काम करवाइए। मेरा इतना सा कहना है। आपको कोई भी किसी में मतभेद होगा, आपको क्या लेना देना, आप साथ रहिए, आपकी मजबूत बातें होंगी। और बाकी में जो पॉइंट हैं वो एक पीडीएफ के रूप में सारे पॉइंट ग्राउंड सिस्टमेटिक रूप से लिख करके भी यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा जल्द ही, तो उसके लिए आप जुड़े रहें ताकि वो आप अपने ज्ञापन में तमाम जगह उसको ऐड कर सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।